हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो साथियों, आज से हम अपने इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं एचएससी द्वारा जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी सीरीज। तो आपको पता है कि आगामी मार्च के प्रथम वीक में हरियाणा सीईटी डी ग्रुप का एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें 25% हरियाणा जीके पूछे जाएगी। तो साथियों, जो एचएससी ने जब से एग्जाम लेना शुरू किया है और अब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आया हूं। और ध्यान रखेंगे, डेली बेसिस पे हमारी ये क्लासें रहेंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है, ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर मैं आपसे एनडीआरआई की बात करूं तो इसकी सबसे पहले स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। और 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो शुरुआती दौर में इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर हुआ करता था। और किस नाम से इसकी स्थापना हुई थी, इम्पीरियल के नाम से, ठीक है। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर आजादी के बाद इसको ट्रांसफर कर दिया गया। और हेडक्वार्टर ट्रांसफर होके कहाँ पे आ गया, तो अब वर्तमान में ये रहेगा हमारे करनाल में, ठीक है। और ये करनाल में स्थानांतरित कब किया गया था, ध्यान रखेंगे, 1955 ईस्वी में, ठीक है। अब देखो, एक सेंट्रल सोयल जो सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि CSSRI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, ये संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ये संस्थान भी हमारी करनाल में स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ पे रहेगी, करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर मैं CSSRI की बात करूं तो इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे 1969 1969 में हुई थी। एक कृत्रिम गेहूं जीन बैंक या गेहूं निदेशालय, ठीक है, डायरेक्टरेट व्हीट रिसर्च DWR है, ये भी हमारा कहाँ पे रहेगा। तो आप कहोगे ये भी हमारा रहेगा करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1978। इसके अलावा एक फोरेंसिक साइंस लैब है, ये भी हमारी कहाँ पे रहेगी। तो ये हमारी रहेगी कहाँ पे, करनाल में। इसकी अगर आप उन स्थापना की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना शुरुआत में हुई थी रोहतक में 1973 में, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे, FSL की जो स्थापना है फोरेंसिक साइंस लैब 1973 में कहाँ पे स्थापित हुई थी। तो ये स्थापित हुई थी रोहतक में। और ध्यान रखेंगे इसका जो मुख्यालय है वो अब वर्तमान में कहाँ पे है ये। तो ध्यान रखेंगे ये मधुबन में है, ठीक है, मधुबन करनाल में। और ये मुख्यालय रोहतक से मधुबन कब गया था, 3 साल बाद 1976 को, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन था एनडीआरआई, तो ये हमारी संस्थान कहाँ पे रहेगी, करनाल में रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे बना हुआ है। तो देखो, नागार्जुन सागर बांध की बात करूं तो ये बांध है हमारा कृष्णा नदी के ऊपर, ठीक है। किस नदी के ऊपर है, कृष्णा नदी के ऊपर है। एक बांध आता है हमारा ओट्टू बैराज के नाम से, ठीक है। ध्यान रखेंगे ओट्टू बैराज। आप बस इतना सा बताएंगे किस नदी पे है। उसके बाद एक बैराज आता है ओखला बैराज, ये किस नदी पे है, केवल आपको नदी का नाम बताना है। उसके बाद मैं बात करूं किसकी, मसाणी बैराज की, ठीक है। मसाणी बैराज ये किस नदी के ऊपर स्थित रहेगा। तो इन 3 बैराज के बारे में आप बताएंगे। तो देखो, अगर मैं ओट्टू बैराज की बात करूं तो आप जानते होंगे रानिया में रहेगा। और नदी कौन सी रहेगी, घग्गर। ओखला बैराज की बात करूं तो ये किस नदी के ऊपर है, यमुना नदी, दिल्ली में रहेगा, ठीक है, यमुना नदी, दिल्ली। और मसाणी बैराज की बात करूं तो रेवाड़ी में रहेगा। और नदी कौन सी हो जाएगी, साबी नदी, ठीक है। साबी नदी, 100 नदियों का संगम, ये क्या कहलाता है, साबी नदी, ठीक है। तो बताया जाता है कि 100 इसकी सहायक नदियां थी। 100 नदियां किस में मिलती थी, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, साबी पड़ा है, जो कि राजस्थान से इसका ओरिजिन है। और इसका जो क्या नाम है, अंतिम रूप से जो गिरती है ये, तो कहाँ पे गिरती है, नजफगढ़ नाले में, ठीक है। और ध्यान रखेंगे साबी नदी यमुना की भी सहायक नदी रहेगी, ठीक है। तो अभी मैं नागार्जुन बांध की बात करूं तो ये अपना कहाँ पे रहेगा, कृष्णा नदी पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे,
कि हरियाणा के सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा रहेगा। तो हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आपको पता ही होगा कि भाई हरियाणा में अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो गुरुग्राम जिले की है, गुड़गांव जिले की है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक साक्षरता गुरुग्राम की। अगर आपसे पूछे हरियाणा में महिलाओं का जो साक्षरता प्रतिशत है, महिलाओं की जो साक्षरता है वो सबसे अधिक किस जिले में है, साक्षरता सबसे अधिक किस जिले में है। ठीक है, इसी के अलावा अगर मैं बात करूं पुरुष साक्षरता की, तो पुरुषों की जो साक्षरता है वो सबसे ज्यादा किस जिले में है। ठीक है, तो उसके बाद आप ध्यान रखेंगे किसकी, पुरुषों की जो साक्षरता है वो सबसे अधिक किस जिले में है। उसके बाद दो क्वेश्चन बनेंगे कम साक्षरता से। ठीक है, यानी कि एक बनेगा महिलाओं की जो साक्षरता है, महिलाओं की सबसे कम साक्षरता किस जिले में है, सबसे कम साक्षरता है वो किस जिले में है। और उसके बाद पुरुषों की सबसे कम साक्षरता, पुरुषों की सबसे कम जो साक्षरता है वो किस जिले में रहेगी। ठीक है, और ओवरऑल सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा रहेगा। ठीक है, तो हरियाणा में ओवरऑल सबसे कम साक्षरता किस जिले की है, सबसे कम साक्षरता किस जिले की है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के आप देंगे आंसर। सबसे पहले अगर अपन बात करें महिलाओं की सबसे अधिक साक्षरता किस जिले में है, तो वो रहेगी हमारी गुरुग्राम जिले में। ठीक है, पुरुषों की सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो वो जिला कौन सा रहेगा, रेवाड़ी जिला। महिलाओं की सबसे कम साक्षरता की मैं बात करूं तो जिला कौन सा रहेगा, मेवात। पुरुषों की सबसे कम साक्षरता की बात करें तो जिला कौन सा रहेगा, मेवात। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है, वो भी रहेगा मेवात। अब देखो मेवात जिले को वर्तमान में नू के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे इसका जो नाम है बदलकर नू कब किया गया था, तो वर्ष 2016 में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे मेवात का नाम चेंज होके क्या हो चुका है, नूह। और ये कब किया गया, 2016 में। किसके द्वारा, तो मनोहर लाल खट्टर का नाम ध्यान रखेंगे, मनोहर लाल खट्टर के समय में इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है नूह 2016 में। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ है। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि फरीदाबाद में कौन सी जो फैक्ट्री है वो यहाँ पे रहेगी निम्न में से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि जो फरीदाबाद जिला है इसमें कौन कौन से हमारे पास उद्योग धंधे रहेंगे। तो देखो अगर आपसे पूछे जेसीबी उद्योग कहाँ पे रहेगा, ठीक है, इसके अलावा कृत्रिम अंग उद्योग, ठीक है, कृत्रिम अंग उद्योग, या फिर मैं कहूं हड्डी की नकाशी उद्योग, हड्डी की नकाशी उद्योग। इसके अलावा जो हमारा रबड़ उद्योग है ये कहाँ पे रहेगा, रबड़ उद्योग। फ्रीज उद्योग कहाँ पे रहेगा, फ्रीज उद्योग। उसके बाद पावर ट्रैक, ट्रैक्टर की बात करें तो कौन सी क्वालिटी, तो ध्यान रखेंगे पावर ट्रैक जो ट्रैक्टर हैं वो कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ पे रहेगा, राजदूत मोटरसाइकिल के बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसके बारे में, यहाँ पे उद्योग धंधे और भी रहेंगे, जैसे कि जो हमारा है क्या, बाटा जूता के नाम से। ठीक है, तो ये जो तमाम उद्योग है ये कहाँ पे रहेंगे, तो ये रहेंगे हमारे फरीदाबाद में। ठीक है, देखो जी ये तमाम जो उद्योग मैंने आपसे बताए हैं ये सारे के सारे उद्योग कहाँ पे रहेंगे,
फरीदाबाद में रहेंगे, ठीक है। तो फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, तो आप क्या कहोगे, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की भैंस कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। तो भाई हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है, तो आप सभी जानते होंगे जिसको हरियाणा में काला सोना के नाम से भी जाना जाता है, और वो रहेगी कौन सी नस्ल, मुर्रा नस्ल की भैंस। अब देखो यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्या बनते हैं, आपसे पूछे हरियाणा में भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा, हरियाणा में भैंस सर्वाधिक किस जिले में है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बढ़ेगा, मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा किस जिले में है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है ये सबसे अधिक किस जिले में रहेंगी, सबसे अधिक किस जिले में रहेंगी। तो ध्यान रखेंगे, अगर जब भी आपसे भैंसों की संख्या पूछी जाए सर्वाधिक, तो भैंसे सर्वाधिक है कौन सा जिला, तो वो हमारा जिला रहेगा हिसार। जबकि मुर्रा नस्ल की भैंस की अपन बात करें तो वो जिला कौन सा रहेगा, जींद जिला रहेगा, ठीक है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए जिला जींद, और उसके बाद भैंस जो सर्वाधिक है वो किस जिले में रहेंगी, तो वो रहेंगे आपके हिसार जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। तो अगर हरियाणा के राजकीय खेल की बात करें तो ये क्वेश्चन सभी जानते होंगे, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा कुश्ती, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हरियाणा का जो हमारा राजकीय नृत्य है वो कौन सा होगा, तो आपको पता है राजकीय नृत्य है वो हो जाएगा स्वांग, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं राजकीय फूल की, ठीक है, राजकीय फूल ये कौन सा होगा, तो राजकीय फूल की अपन बात करें तो ये होगा हमारा कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल। तो ये आप ध्यान रखेंगे हरियाणा की जो राजकीय चीजें हैं उनके बारे में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है, ठीक है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की अगर मुख्य पत्रिका की मैं बात करूं तो वो कौन सी हो जाएगी, हरिगंधा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भाई अंतरिक्ष जो हमारी वैज्ञानिक है कल्पना चावला, इसका जन्म किस नगर में हुआ था, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले बात आती है कि इसका जन्म कब हुआ था, कल्पना चावला की जन्म तिथि क्या रहेगी, जन्म की डेट क्या रहेगी। और उसके बाद आपको पता है कि भाई जो कल्पना चावला है ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रहेगी, ठीक है। तो ये जो अंतरिक्ष में गई थी वो किसकी तरफ से गई थी, वो एजेंसी कौन सी थी, तो अमेरिका की एजेंसी होगी नासा। और आप ध्यान रखेंगे नासा में इसका चयन है, ये कब हुआ था। उसके बाद ये प्रथम बार यानी कि पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे प्रथम बार कब गई। उसके बाद दूसरी बार ये अंतरिक्ष में कब गई थी, दूसरी बार अंतरिक्ष में कब गई थी, कल्पना चावला के नाम से हरियाणा में एक तारामंडल रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करें इसके जन्म की, तो इसका जन्म हुआ था 1961 में, ठीक है। नासा में अगर चयन की बात करूं तो इसका नासा में चयन होता है 1994 ईस्वी में, और प्रथम बार अंतरिक्ष में ये गई थी नासा की तरफ से 1997 में, 1997। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी बार, और दूसरी बार ये गई थी कब, जनवरी 2003 में। और आपको पता है इसके नाम से कल्पना चावला के नाम से अगर तारामंडल पूछा जाए तो वो कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा कल्पना चावला से कोई भी चीज आपसे पूछी जाए तो वो चीजें कहाँ पे रहेगी, करनाल में रहेंगी, ठीक है। और दूसरी बार जब ये गई थी कहाँ पे, अंतरिक्ष में, तो यहीं पे जिस विमान से गई थी उस विमान का नाम ध्यान रखेंगे, कोलंबिया विमान है। और एक बार पेपर में पूछ लिया गया था कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ था, तो 2003 उसी समय पे कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। और वो बात थी 1 फरवरी 2003 की, ठीक है। तो 1 फरवरी 2003 को कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त, ठीक है। तो कोलंबिया विमान है ये क्या हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तराइन कि प्रथम लड़ाई में किसकी विजय हुई। तो भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तराइन का जो युद्ध है ये किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो दो ऐतिहासिक लड़ाइयां हुई थी, और तराइन का
अगर मैं युद्ध की बात करूं तो ये किस किस के बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब देखो ये जो चौहान वंश है, इन चौहान वंश के जो संस्थापक हुए हैं उसका नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान से क्वेश्चन आया है, तो चौहान वंश के संस्थापक का नाम ध्यान रखेंगे। और चौहान वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम था वासुदेव, ठीक है। इन्हीं में एक शासक था जिसका नाम था अजय राज, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। और अजय राज के द्वारा क्या किया गया था, अजमेर को बसाया गया था, ठीक है, अजमेर को बसाया गया था। और इसी अजमेर को क्या बनाया गया, अपनी राजधानी, चौहानों ने अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान किसके पुत्र थे, तो ध्यान रखेंगे एक शासक था जिसका नाम था सोमेश्वर। इसी सोमेश्वर का पुत्र था कौन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज चौहान ही था जिसको किस नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम है। तो ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज चौहान का ही दूसरा नाम हो जाएगा क्या, राय पिथौरा, ठीक है। और तराइन के इसने दो युद्ध लड़े थे, एक तो लड़ा था 1191 ईस्वी में और दूसरा लड़ा था 1192 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और दोनों ही युद्ध किसके साथ हुए थे, इसके गोरी के साथ है, मोहम्मद गोरी के साथ, ठीक है। युद्ध के परिणाम तो आप सभी जानते होंगे कि जो प्रथम युद्ध है इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई और सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, इसको बंदी बना लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन अपने दिमाग में ये आता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कब से लेके कब तक शासन किया था। इसके शासन की डेट ध्यान रखेंगे, 1178 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठा और 1192 ईस्वी तक इसने क्या किया था, शासन किया था। तो 1178 से लेके 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान के बारे में ध्यान रखेंगे। कई बार सदी से क्वेश्चन आ जाता है, तो डेट पता है तो आप सदी तो बता ही देंगे, कौन सी सदी होगी, 12वीं सदी जिसमें इसने शासन किया है। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो कौन सा क्षेत्र था जिसमें राव तुलाराम ने अंग्रेजों से मुकाबला किया था। अब देखो, अगर मैं राव तुलाराम की बात करूं तो राव तुलाराम कहां से आते थे, तो आप कहोगे जी राव तुलाराम का जो संबंध है वो रहेगा कहां से, रेवाड़ी से, ठीक है। और आपको पता है कि भाई 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी बनेगा, इस क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी। इंडिया की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया में तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। और हरियाणा में शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857। और 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत किस जिले से हुई थी, अंबाला जिले से, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति का अंत, 1857 की क्रांति का अंत किससे हुआ था, तो आप कहोगे 16 नवंबर 1857 को। और वो लड़ाई कौन सी लड़ी गई थी, तो उस लड़ाई का नाम था नसीबपुर की लड़ाई, ठीक है। तो नसीबपुर की लड़ाई से ही इस क्रांति का क्या होता है, अंत। और इस नसीबपुर की लड़ाई का जो नेतृत्व कर रहे थे वो राव तुलाराम और इसी के बड़े भाई थे जिसका नाम था गोपाल, दोनों यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। और फाइनली इस नसीबपुर की लड़ाई में राव तुलाराम की हार होती है और ये क्या करते हैं, सहायता मांगने के लिए ये चले जाते हैं अफगानिस्तान। और ध्यान रखेंगे वहीं पे 1863 ईस्वी में राव तुलाराम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और राव तुलाराम की जो समाधि रहेगी वो भी कहां पे रहेगी, अफगानिस्तान के काबुल में, ठीक है। तो ध्यान देंगे राव तुलाराम ने नेतृत्व कहां से किया था, रेवाड़ी और नारनौल से। नसीबपुर कहां पे, नारनौल में पड़ेगा, ठीक है। नारनौल हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय उसके जिले में ना होके कहां पे है, नारनौल में, ठीक है। नारनौल जिसको बावड़ियों का नगर कहा जाता है, नारनौल जिसको बावड़ियों का नगर कहा जाता है, महेंद्रगढ़ जिसको खनिजों का शहर कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुजनी आभूषण है ये कहां पे धारण किया जाता है। तो देखो बुजनी आभूषण की बात करूं तो ये कहां पे धारण किया जाता है, माथे पे धारण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है। तो देखो सोहना की बात करें तो ध्यान रखेंगे किस जिले में पड़ेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है।
सोना की बात करें तो ध्यान रखेंगे किस जिले में आता है, तो ये आता है गुरुग्राम जिले में, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है, तो आपको पता है सोना झील रहेगी जो गर्म पानी के कुंड के लिए क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध हो जाएगा। अब देखो एक झील है जिसका नाम है दमदमा झील, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दमदमा झील कहाँ पे रहेगी। उसके बाद सुल्तानपुर झील के बारे में ध्यान रखेंगे, और एक झील आती है कौन सी, खलीलपुर झील, ठीक है। और ये तीनों झीलें हमारी कहाँ पे रहेंगी, तो आप कहोगे जी ये रहेंगी कहाँ पे, गुरुग्राम में। अब देखो दमदमा झील है ये हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो कि 3000 एकड़ में फैली हुई है। क्या ध्यान रखेंगे, दमदमा झील कैसी झील है, तो ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ठीक है। तो ये है प्राकृतिक झील किसकी, हरियाणा की, जो कि कितनी भूमि में फैली हुई है, 3000 एकड़ में ये फैली हुई है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील दमदमा झील जो कि 3000 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे आगे। आ गया था बाणभट्ट किस राजा के मित्र और राजकवि थे, तो बाणभट्ट के बारे में तो सभी जानते होंगे, उस राजा का क्या नाम था, हर्षवर्धन, ठीक है। और बाणभट्ट की दो रचनाएं बड़ी फेमस हैं, एक रचना तो क्या रहेगी, हर्षचरित, ठीक है। और दूसरी कौन सी रहेगी, बाणभट्ट के नाम से, ठीक है। तो ये दो रचनाएं हर्षवर्धन की बड़ी फेमस है, ना सॉरी बाणभट्ट की बड़ी फेमस है। हर्षवर्धन भी एक नाटककार था, और हर्षवर्धन ने क्या लिखा था, कौन से नाटक, तो आपको पता होगा रत्नावली नागानंद, ठीक है, रत्नावली नागानंद, और एक है प्रियदर्शिका, ठीक है। तो ये किसकी रचना रहेंगी, ये रहेंगी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन कौन था, तो आप कहोगे हर्षवर्धन भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट था। भारत का अंतिम क्या था, ये शक्तिशाली हिंदू सम्राट, जिसने कब से लेके कब तक शासन किया था, तो ध्यान रखेंगे 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक इसने शासन किया। और इसका जन्म कब हुआ था, 590 ईस्वी में। और ध्यान रखेंगे दक्षिण में इसके साम्राज्य का विस्तार कहां तक था, नर्मदा नदी तक, ठीक है। और इसके अलावा क्या ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। और इसी ने हर्षवर्धन को क्या कर दिया था, हरा दिया था। हर्षवर्धन को हराने का काम किसके द्वारा किया गया था, पुलकेशिन द्वितीय, नर्मदा नदी के तट पर। और इस बात की जानकारी हमें कौन देता है, तो एहोल अभिलेख, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात की जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है, एहोल अभिलेख है। और ये जो अभिलेख है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य या जो कि क्या नाम चालुक्य वंश से आते थे, ठीक है। तो चालुक्य वंश के बादामी या वातापी का जो अभिलेख है वो रहेगा एहोल अभिलेख। उसके बाद प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक के जो है पंडित जसराज जी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो देखो पंडित जसराज की अपन बात करें तो शास्त्रीय संगीत के जो गायक हैं पंडित जसराज, इसका जन्म ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था हिसार में, ठीक है। तो हिसार में आप इसका ध्यान रखेंगे। आगे चलो, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है, तो ध्यान रखेंगे सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये रहेगा हमारा कैथल जिले में, ठीक है। तो अब देखो एक आता है हमारा किसके नाम से, तो एक जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य आता है भिंडावास के नाम से, ठीक है। तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे रहेगा, राजा नाहर सिंह के नाम से आता है, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे रहेगा। उसके बाद एक आता है बीरबारा के नाम से, ठीक है, ये बताएंगे। एक आता है बीर शिकारगढ़ के नाम से, किसके नाम से, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो अगर अपन बात करें भिंडावास की तो ये रहेगा किस जिले में, झज्जर में। नाहर सिंह की बात करें तो कौशली रेवाड़ी में रहेगा। बीरबारा की बात करें तो जींद जिले में रहेगा। और बीर शिकारगढ़ की अपन बात करें तो किस जिले में रहेगा, पंचकुला जिले में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने,
हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? तो अगर आप उन राज्यपाल की बात करें तो सबसे लंबे समय तक हरियाणा में जो क्या नाम है राज्यपाल के रूप में पद संभाला है वो किसने? बीएन चक्रवर्ती। ठीक है, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, इसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखो सबसे पहली बात करें तो हमारे हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो उसका नाम था डॉक्टर धर्मवीर। ठीक है, इसके कार्यकाल के बारे में पूछे तो ध्यान रखेंगे लगभग इसने कितने दिन काम किया है? 10 महीने काम किया है। ठीक है, तो लगभग हरियाणा के 10 महीने तक राज्यपाल रहे हैं कौन? तो उसका नाम क्या रहेगा? डॉक्टर धर्मवीर। ठीक है, जो कि कहां से आते थे? बिजनौर उत्तर प्रदेश से ये आते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की अपन बात करें तो ये संस्था कहाँ पे रहेगी? तो ये रहेगी रोहतक में। ठीक है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट आता है, वो ध्यान रखेंगे IIPM। ठीक है, तो इससे हम क्या पढ़ लेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम मैनेजमेंट। और ये हमारी संस्थान कहाँ पे रहेगी? तो ये रहेगी गुरुग्राम में। अब देखो गुरुग्राम की जो संस्था है ना ये बड़ी महत्वपूर्ण है, एक बार देख ही लेते हैं। जैसे कि एक आती है SCERT। ठीक है, SCERT RT स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक आती है हिप्पा के नाम से हरियाणा इंस्टीट्यूट जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आएगी। उसके बाद एक आती है हमारी हिप्पा हो गया HREC के नाम से, IIPM के नाम से, और एक संस्था आती है NBRC के नाम से। अब देखो इनका सभी का मुख्यालय अपने कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। अगर मैं SCRT की बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में। हिप्पा की बात करें तो इसकी स्थापना की डेट ध्यान रखेंगे 1984 83 में। ठीक है, 83 आएगा, 84 नहीं भाई, ये 1983 में स्थापना हुई थी किसकी? हिप्पा की। HREC की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में। IIPM की बात करें तो इसकी स्थापना पी से पढ़ लेंगे 95। और NBRC की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। तो भाई यहां से डेट से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे। SCRT स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। उसके बाद हिप्पा हरियाणा इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा लोक प्रशासन, HREC हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन, IIPM इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम मैनेजमेंट, NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ठीक है, और इसका स्पेशल मुख्यालय ध्यान रखेंगे कहां पे रहेगा? मानेसर में रहेगा। कहां पे रहेगा? मानेसर में रहेगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये कहां पे हो जाएगी संस्थान? अपनी रोहतक में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो सभी जानते होंगे हुड्डा सिटी सेंटर से लेके कुतुब मीनार तक गई थी। और वो कौन से जिले की बात हो रही है? ये गुरुग्राम जिले की बात हो रही है। ठीक है, तो गुरुग्राम जिले में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। ठीक है, तो भाई माउंट एवरेस्ट पे विजय प्राप्त करने वाली जो पहली महिला है वो कौन है जिसने 2 बार? तो वो है हमारी कौन है? तो ध्यान रखेंगे संतोष यादव। ठीक है, तो इसने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। लगातार इसने क्या किया है? 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई चाइना और नेपाल दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला, तो वो कौन होगी? अनिता कुंडू। ठीक है, अब एक ऑप्शन में है ममता खरब। और ध्यान रखेंगे इस ममता खरब को क्या कहा जाता है? तो इसको हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ममता खरब को हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ममता खरब क्या रहेगी? हरियाणा की गोल्डन गर्ल। और ये क्या खेलती है? तो इसका संबंध हो जाएगा हॉकी से। एक और महिला आती है जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है,
और अरुणिमा सिन्हा है ये किस क्षेत्र से आती हैं, तो ध्यान रखेंगे ये आएंगे पर्वतारोही से। और इसकी खास बात क्या है, ये है दिव्यांग और भारत की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अरुणिमा सिन्हा किस जिले से संबंध है, फरीदाबाद जिले से संबंधित हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नवग्रह कुंड के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा में छोटी काशी नवग्रह कुंड के आधार पे कैथल को जाना जाता है। यहाँ पे जो नवग्रह कुंड इसको स्थापित करने का काम किसके द्वारा किया था, इसको किसने स्थापित किया था, तो आप कहेंगे जी पांडवों में सबसे बड़े थे कौन, युधिष्ठिर, उसी के द्वारा इनको स्थापित किया। और किसके कहने पे स्थापित किया था, तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पे इसको स्थापित करवाया था। ठीक है, तो युधिष्ठिर के द्वारा इन नवग्रह कुंड को स्थापित करवाया। हरियाणा की छोटी काशी के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो भिवानी जिले को जाना जाता है। ठीक है, जबकि हरियाणा की छोटी पित्तल नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना, कौन सी जगह जानी जाएगी, तो जगाधरी जो जगह है यमुनानगर जिले में, उसी को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। उसके बाद चलेंगे आगे, सीही गांव को किस संत कवि की जन्म भूमि माना जाता है, तो देखो सीही गांव की बात करें तो ये संत सूरदास की जन्म भूमि है। और सीही गांव किस जिले में पड़ेगा, तो आप कहोगे जी ये पड़ेगा फरीदाबाद में। सीही गांव किस जिले में पड़ेगा, फरीदाबाद में। ठीक है, आधुनिक आराध्यों का स्थल कहा जाता है किसको, सीही गांव को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको फिर हम क्या कहेंगे, तो इसको आधुनिक आराध्य शास्त्रों का स्थल भी कहा जाता है। आधुनिक आराध्य शास्त्रों का स्थल भी कौन हो जाएगा, सीही फरीदाबाद। ठीक है, तो यहां से कौन आते थे, संत सूरदास जी आते थे। ठीक है, तो संत सूरदास के नाम आपको ध्यान रखना। संत सूरदास के दो गुरु थे, एक तो क्या थे इसके संगीत के गुरु, तो ध्यान रखेंगे संत सूरदास का अगर मैं संगीत गुरु की बात करूं तो उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था संत हरिदास। ठीक है, और अगर इसका मैं दर्शन शास्त्र के गुरु की अपन बात करें तो उसका क्या नाम था, तो ध्यान रखेंगे वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इसके दो गुरु, एक का नाम संत हरिदास और दूसरे का नाम था वल्लभाचार्य। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। महाराजा अग्रसेन का संबंध है अग्रोहा से। और अग्रोहा कहाँ पे पड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे ये अग्रोहा है, ये आपका पड़ेगा हिसार जिले में। ठीक है, एक पेहोवा है, पेहोवा, और इस पेहोवा से संबंध किसका था, तो ध्यान रखेंगे राजा मिहिर भोज का। ठीक है, और ये जो राजा मिहिर भोज हैं ये किस वंश से आते थे, तो ध्यान रखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के महानतम शासक हुए हैं कौन, राजा मिहिर भोज, जिनका संबंध कहां से था, पेहोवा, क्योंकि इसके समय में पेहोवा में घोड़ों का व्यापार होता था। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो भाई इस क्वेश्चन को तो सभी जानते ही होंगे कि हरियाणा कब बना था, तो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966। और जब हरियाणा बना तो उसके लिए क्या बनाया गया था, एक सीमा आयोग की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखेंगे जो सीमा आयोग है ये कब बना था, इसकी डेट इंपोर्टेंट है, 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग कब बना था, 23 अप्रैल 1966। और हरियाणा बनाने के लिए जो सिफारिश की गई थी वो किसने की थी, तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे जिसका नाम था सरदार हुकुम सिंह। सिफारिश पे सीमा आयोग बनाया गया कब, 23 अप्रैल 1966 को। और इस सीमा आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई वो कब की जाती है, तो ध्यान रखेंगे वो 31 मई 1966 को रिपोर्ट पेश की गई। कब की गई, 31 मई 1966। और इस सीमा आयोग में कितने सदस्य थे, तो आप कहोगे 3 सदस्य थे। और इसी सीमा आयोग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, जेसी शाह आयोग। क्या हो जाएगा, जेसी शाह आयोग। और इसमें
नाम क्या क्या रहेंगे, तो एक का नाम एस दत्त, एक का फिलिप, और जो इसके अध्यक्ष थे उसका नाम था जेसी शाह, और उसी के नाम पे इसका नाम सीमा आयोग का नाम भी रखा गया। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर से हरियाणा के कौन से जिले में सिंचाई की जाएगी? तो सबसे पहला क्वेश्चन, पश्चिमी यमुना नहर किस जिले से निकाली गई है? तो देखो, अगर आप उन पश्चिमी यमुना नहर की बात करें तो ये जो पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले से निकाली गई, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद यमुनानगर में कहां से, तो वो हो जाएगी ताजेवाला बैराज, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ताजेवाला बैराज का नाम आया तो ये ताजेवाला बैराज कब बना था? 1873 में, ठीक है। और यही ताजेवाला बैराज से दो नहरें निकाली गई थी, एक को नाम दिया गया क्या? पूर्वी यमुना नहर, ठीक है, पूर्वी यमुना नहर। और एक को नाम दिया गया क्या? पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में सिंचाई करती है। और ध्यान रखेंगे ये नहर कहां से कहां तक जाती है? तो ये यमुनानगर जिले में सिंचाई करेगी। उसके बाद ध्यान रखेंगे करनाल, करनाल के बाद ये पानीपत जिला ध्यान रखेंगे। उसके बाद आएगा सोनीपत, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे रोहतक, और रोहतक के बाद जींद, ठीक है। इस प्रकार से आप जिलों का ध्यान रख सकते हैं। ये 6 जिले हैं जहां पे की जाती है सिंचाई पश्चिमी यमुना नहर से, ठीक है। अब ऑप्शन में आप देखो इन जिलों को, तो रोहतक भी है, सोनीपत भी है, करनाल भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखेंगे पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान, कब? 12वीं सदी में। उसके बाद एक व्यक्ति आया जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? इसका पुनः निर्माण किया था, ठीक है। उसके बाद 1750 ईस्वी में ये नहर अवसादन के कारण बंद हो जाती है। फिर अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों ने इस नहर को दोबारा से शुरू किया। और ध्यान रखेंगे 1879 में इसको प्रॉपर से शुरू कर दिया था, यानी कि ताजेवाड़ा से, दोनों को ताजेवाड़ा से जोड़ने का काम कर दिया था, ठीक है। तो कब की, इसके लिए अगर डेट पूछे कब निकाली गई? 1879। यही वो नहर है जिसको मुगल वाली नहर के नाम से भी जाना जाता है। कभी इसका दूसरा नाम पूछ ले तो ध्यान रखेंगे इसका दूसरा नाम है मुगल वाली नहर भी रहेगा, ठीक है। और हरियाणा की तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सींचने का काम करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे बता दिया था। और वो कौन सा जिला होगा? तो वो होगा महेंद्रगढ़ जिला, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? बाबा रामदेव का जो गुरु है उसके बारे में बताइए। तो बाबा रामदेव के जो गुरु है उनका नाम रहेगा क्या? आचार्य बलदेव, ठीक है। ऐसे ध्यान रख सकते हो, बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ था, इसका जन्म कहाँ पे हुआ, इसके बचपन का क्या नाम था, ठीक है। तो बाबा रामदेव के बचपन का क्या नाम था, बाबा रामदेव की माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था। उसके बाद बाबा रामदेव ने योग कैंप की शुरुआत कब की थी? बाबा रामदेव के द्वारा पतंजलि योगपीठ की शुरुआत कब की गई, ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चन। अब देखो, अगर अपन बात करें जन्म के बारे में तो इसका जन्म हुआ था 1965 ईस्वी में। बचपन के नाम की बात करें तो इसके बचपन का नाम था राम किशन। इसकी माता के नाम की बात करें तो उसका नाम था क्या? गुलाबो देवी, ठीक है। पिता के नाम की बात करें तो नाम रहेगा इसका राम निवास, ठीक है। पिता का नाम था राम निवास। योग कैंप की शुरुआत बाबा ने की थी 2002 में। और पतंजलि योगपीठ की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में, ठीक है। अब देखो, हम प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाते हैं। तो पहली बार ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया गया? तो क्या ध्यान रखेंगे, ये जो 21 जून को बनाया जाता है क्या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ये प्रथम बार कब बनाया गया? तो ध्यान रखेंगे प्रथम बार बनाया गया कब? 2015 में, ठीक है, 2015 में। और बाबा रामदेव हरियाणा के क्या रहेंगे? ब्रांड एम्बेसडर। ये हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर भी रहेंगे, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पे दिया जाता है? तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन के साथ हम क्लास का दी एंड करते हैं और ये किसके लिए दिया जाता है? तीज के लिए, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी है, समझ आई है, तो अपने इस चैनल को कुरुक्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी प्रकार से कंटिन्यू अपने इस चैनल पे वीडियो आती रहेंगी। पूरे के पूरे आज तक जितने भी हरियाणा जीके में जो क्वेश्चन एचएससी के द्वारा या एनटीए के द्वारा पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो इसी प्रकार से, बल्कि इससे बेहतर तरीके से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।